नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, मई मंथ के दौरान आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से या फाइनेंशियल मार्केट में जितने भी चेंजेस हुए हैं उस पर बेस्ड एमसीक्यू हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फॉर ऑन लैंडिंग will be allowed up to an overall limit of this percentage of an individual bank's total priority sector lending in case of commercial bank। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बैंकें बैंक जो एनबीएफसी को फाइनेंस करती हैं, एनबीएफसी में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी आ गई, उसमें जो फाइनेंस करती हैं उसमें एक लिमिट है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फाइनेंस करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फाइनेंस करेंगे वहां पे टिकट साइज होना चाहिए 10 लाख रुपए। हाउसिंग में जो फाइनेंस करेंगे वहां टिकट साइज है 20 लाख रुपए। और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज एमएसई में जो फाइनेंस करेंगे, एमएसई में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज में वहां भी टिकट साइज है 20 लाख रुपए। अगर ये एनबीएफसी यहां फर्दर फाइनेंस करते हैं तो जो बैंकें फाइनेंस दे रही हैं वो एक सर्टेन परसेंटेज तक, अपने टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का सर्टेन परसेंटेज तक वो दिखा सकते हैं अपने प्रायोरिटी सेक्टर में। ठीक है, ये जो फाइनेंस एनबीएफसी को कर रहे हैं उसका टोटल फाइनेंस का एक सर्टेन परसेंटेज अपने टोटल प्रायोरिटी सेक्टर में दिखा सकते हैं। ये परसेंटेज कितना है, देखिए पहले तो समझ लीजिए परसेंटेज कितना है। ये परसेंटेज है 5%। ये पहले भी 5% था, अभी भी 5% है। फिर ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, अब सवाल ये आएगा। देखो, पहले ये जो 5% बैंकों को अलाउ था, इसकी टाइमलाइन थी 31/3/2022 तक। ये 2022 तक ही अलाउ था, 31 मार्च 2022 तक। रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, रिसेंटली आरबीआई ने इसको ऑन गोइंग बेसिस पर अलाउ किया है। बैंकों को, पब्लिक सेक्टर बैंकों को इसको अलाउ किया है ऑन गोइंग बेसिस पर। तो बैंकें ऑन गोइंग बेसिस पर 5% तक अपना टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का 5% तक इसको दिखा सकती हैं। किसमें, प्रायोरिटी सेक्टर में। जो भी फाइनेंस वो एनबीएफसी को कर रहे हैं या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कर रहे हैं ऑन लैंडिंग के लिए, ऑन लैंडिंग होनी चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर में। लिमिट मैंने बता दी आपको, एग्रीकल्चर में 10 लाख, एमएससी और हाउसिंग में 20 लाख लिमिट है। अगर टिकट साइज ये है तो मैक्सिमम 5% अपना दिखा सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाना चाहिए और पूछा जाता भी रहा है, तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखें। अब देखिए, ध्यान दें, यहाँ पे यहाँ का है बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, वो इससे डिफर करेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, सॉरी, ये तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस फॉर ऑन लैंडिंग विल बी अलाउड अप टू एन ओवरऑल लिमिट ऑफ 5%। ये हम क्वेश्चन कर चुके। देखिए पिछला क्वेश्चन जो हमने किया है ये है हमारा 5% का बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी वाला। अब हम कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, इंडिविजुअल बैंक टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन केस ऑफ कमर्शियल। ये तो बात हो गई कमर्शियल बैंक की। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड अदर एमएफआई जैसे सोसाइटी, ट्रस्ट वगैरह विच आर मेंबर्स ऑफ आरबीआई रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एसआरओ भी कहते हैं, of the sector will be allowed up to an overall limit of how much percentage of individual bank's total priority sector lending. These limits shall be computed on average across 4 quarters of the financial year to determine adherence to the prescribed cap। देखिए अब इसको समझिए क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन हमने, देखिए यहां जो क्वेश्चन किया है वो किया है बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी पे, तो बैंकों को अलाउ है 5% तक। अब बात कर रहे हैं हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की। स्मॉल फाइनेंस बैंकों को ये अलाउ है 10% तक अपने प्रायोरिटी सेक्टर के पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए। कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत ना हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन करते हैं और दूसरे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे सोसाइटी, ट्रस्ट को लोन करते हैं। ठीक है, जो आरबीआई के रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। ठीक है, of the sector will be allowed up to an overall limit of up to 10%। अब देखो ये प्रायोरिटी सेक्टर कैसे काउंट करेंगे, ये चारों क्वार्टर का एवरेज निकालेंगे, उसके बेसिस पे बैंकों को अलाउ किया जाएगा। तो जहां स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्वेश्चन आए वहां 10% है, और जहां पब्लिक सेक्टर बैंकों का क्वेश्चन आए, पीएसबी का क्वेश्चन आए, वहां पे ये आंसर आपका 5% होगा। क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पहले। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरबीआई हैज रिसेंटली एडवाइज्ड बैंक्स टू ऑफर इंटर ऑपरेबल कार्ड
लेस कैश विड्रॉल, बिना कार्ड के कैश विड्रॉल, ICCW इसका नाम दिया है। एटीएम पे अपन जाते हैं, डेबिट कार्ड डालते हैं, इंसर्ट करते हैं और उससे हम कैश विड्रॉल करते हैं। अभी आरबीआई ने बोला है कि कार्ड की जरूरत खत्म करो, कार्डलेस कैश विड्रॉल करो, लिमिट सेम रहेगी, चार्जेस सेम रहेंगे, जो फ्री ट्रांजेक्शन है फ्री रहेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, सिर्फ कार्डलेस कैश ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉल करना है। ठीक है, द कार्डलेस कैश विड्रॉल विल बी अलाउड थ्रू विच प्लेटफॉर्म, आप तो सभी जानते हैं एनपीसीआई का प्लेटफॉर्म है यूपीआई, उसी के थ्रू ये अलाउ होगा, आधार एनेबल्ड से नहीं होगा, आईएमपीएस से नहीं होगा, ई रूपी से नहीं होगा। तो एनपीसीआई का ये प्लेटफॉर्म है यूपीआई सिस्टम, उसके थ्रू अलाउ कर रहे हैं। आरबीआई ने बैंकों को एडवाइज किया है, जल्दी ही ये फैसिलिटी आ जाएगी कि आप बिना कार्ड के भी एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। लिमिट्स वगैरह अभी फिलहाल सेम रखी गई हैं, चार्जेज वगैरह सेम रखे गए, जैसे 5 फ्री ट्रांजेक्शन है तो फ्री रहेंगे, कहने का मतलब ये है। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका, यूपीआई सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। आरबीआई हैज एनएस द सीलिंग ऑफ लोन गिवन बाय प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। देखिए मैंने रेड कर दिया है ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। टू इंडिविजुअल्स for carrying out repair, renovation, addition, alteration for their dwelling units up to rupees in this much in metropolitan center, metropolitan यानी जहाँ 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, और बाकी अदर सेंटर्स के लिए अलग। देखो फिलहाल क्या है, पहले तो ये समझो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उनमें 5 लाख तो हम दे सकते हैं अर्बन एरिया में, और 2 लाख दे सकते हैं रूरल एरिया में। रिपेयर रेनोवेशन की, हाउसिंग लोन की बात हो रही है, हाउसिंग लोन जो दे रहे हैं, एडिशन करना है, रिपेयर करना है, अल्टरेशन करना है, तो अब तक तो लिमिट ये थी, अब इसको एटपार कर दिया पब्लिक सेक्टर बैंक के। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में लिमिट क्या है, 10 लाख तो है मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में और 6 लाख है अदर देन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, सी आंसर आ गया। ये एटपार कर दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रिपेयर रिनोवेशन में 10 लाख और 6 लाख के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। द पावर टू डिसाइड द डिसइन्वेस्टमेंट या क्लोजर ऑफ सब्सिडीज इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। देखिए जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, आपको पता है डिसइन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए अभी पावर्स दे दी है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया है। पहले ये पावर्स रिस्पेक्टिव बोर्ड को होती थी, बोर्ड को कह लें या गवर्नमेंट को कह लें या कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर को, पहले इसका कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं था। अभी इसके लिए दीपम करके एक डिपार्टमेंट बना दिया है गवर्नमेंट ने, दीपम एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसको डिसइन्वेस्टमेंट करना है या किसी सब्सिडी को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो भी हैं उनकी किसी सब्सिडी को बंद करना है, तो उसकी सारी पावर दे दी है अभी दीपम को। अब सवाल ये उठता है ये दीपम क्या है, सवाल ये उठता है कि दीपम क्या है। तो दीपम की पहले फुल फॉर्म देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दीपम पे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है दीपम की फुल फॉर्म। अब देखिए ये चर्चा में क्यों है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार की स्वामित्व वाली कंपनियों, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, सरकार के स्वामित्व की जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको, और जिनका डिसइन्वेस्टमेंट करना है उसमें तेजी लाने के लिए, और सार्वजनिक संपत्ति विभाग, ये दीपम इसका हिंदी दिया है, के तहत एक विशेष सेल स्थापना करने की योजना बनाई है। अब देखो इसको फास्ट करना है, जो डिसइन्वेस्टमेंट करना है उसको फास्ट करना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको नाम दिया है दीपम का। ओके, तो दीपम से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 7। द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर ए नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट, BBPOU, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट जो है वो नॉन बैंकिंग है, टू ऑब्टेन ऑथराइजेशन और लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। इनको लाइसेंस चाहिए, तो पहले कंडीशन थी कि इनकी जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ होनी चाहिए, अभी इसको आरबीआई ने घटा के कर दिया 25 करोड़ रुपए। अब क्यों किया है इसको, इसलिए किया है कि ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग यूनिट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सके, और पार्टिसिपेट करेंगे तो पब्लिक को इसका फायदा मिलेगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, 25 करोड़ रुपए। तो अभी इनकी जो नेटवर्थ है उसके लिए क्राइटेरिया कर दिया है 100 से रिड्यूस करके 25 करोड़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए, इन ऑर्डर टू एनेबल रेजिडेंट क्वालिफाइड ज्वेलर्स टू इंपोर्ट गोल्ड, रेजिडेंट क्वालिफाइड जो ज्वेलर्स हैं उनको गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए थ्रू IIBX क्या है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ठीक है, और एनी अदर एक्सचेंज बाई IFSCA एंड DGFT, किसी और भी एक्सचेंज से अगर ये गोल्ड इंपोर्ट करना चाहें, कौन,
resident qualified jewelers. Authorized dealers bank may allow qualified jewelers to remit advance payment for a period of this much days for import of gold. अब देखो, इनको एडवांस पेमेंट करना है। पहली बात तो एडवांस पेमेंट किसके थ्रू करेंगे? ऑथराइज डीलर जो बैंक है उसके थ्रू करेंगे। तो इनको कितने दिन का एडवांस पेमेंट अलाउ है? क्वेश्चन इसमें तो ये पूछा गया है, मैं बाकी चीजें भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वालिफाइड ज्वेलर टू रेमिट एडवांस पेमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 11 डेज। पहले तो आंसर देख लें आप, 11 डेज फॉर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड थ्रू IIBX इन कंप्लायंस टू द एक्सटेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड रेगुलेशन इशूड अंडर IFSC कोड। देखो, रिसेंटली जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं उनको इंपोर्ट गोल्ड करना है तो ऑथराइज डीलर्स को गाइडलाइन दी है कि 11 दिन का एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, परंतु यहाँ कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ कंडीशंस क्या है कि पहली कंडीशन तो यह है कि इनको एडवांस पेमेंट देना होगा 11 दिन का। ठीक है, 11 दिन पहले इनको पेमेंट देना होगा। अब जो भी रेमिटेंस होगा वो बोनाफाइड पर्पज के लिए होगा, ये दूसरी कंडीशन है इनकी। इसके अलावा भी कंडीशन है, माना ये ट्रांजेक्शन मेटलाइज नहीं, इन्होंने गोल्ड परचेज करना है, इंपोर्ट करना है, गोल्ड इंपोर्ट करना है, इन्होंने 11 दिन का एडवांस पेमेंट कर दिया उसको, परंतु ये जो इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन है वो पूरा नहीं हो पाया किसी भी वजह से, तो ये 11 दिन के अंदर ही इनका रिफंड होना है, रिटर्न होना है। इसी 11 दिन के अंदर ऑथराइज डीलर बैंक को रिफंड इनका इनिशिएट करना है। तो इस तरह की कुछ गाइडलाइंस दी हैं क्वालिफाइड रेजिडेंट क्वालिफाइड ज्वेलर्स के लिए गोल्ड इंपोर्ट से रिलेटेड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 दिन पहले इनको एडवांस पेमेंट करना होगा, अगर ये मेटलाइज नहीं होता इसी 11 दिन में ये पैसा वापस आएगा, बोनाफाइड पर्पज के लिए होना चाहिए। इस तरह की कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन, आंसर आ गया आपका 11 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच फूड ग्रेन विद ए फूड सिक्योरिटी कंसर्न। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 13 मई 2022, पहले तो मैं आंसर बता देता हूं आपको, किस फूड ग्रेन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया। ये है व्हीट। पहले आंसर ले लेते हैं और यहीं आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। देखिए, इंडिया की फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 13 मई 2022 से गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, व्हीट का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। ठीक है, द गवर्नमेंट बैंड व्हीट एक्सपोर्ट लेट फ्राइडे साइटिंग फूड सिक्योरिटी रिस्क फॉर इंडिया एंड इट्स नेबर्स एंड अदर वल्नरेबल कंट्री इवन एज इट प्रॉमिस टू मीट ऑलरेडी कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने बोला है कि 13 मई के बाद हम कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, 13 मई से पहले जो भी हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गए हैं उसको हमको ऑनर करना है, वो तो ऑनर करनी है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने ये भी बोला है, export will be allowed to vulnerable countries for their food security needs through government to government agreement। अब हम इसको वापस रिव्यू करेंगे, किस गवर्नमेंट को बहुत सख्त इसकी जरूरत है वहां पे हम कर सकते हैं, परंतु इन जनरल व्हीट एक्सपोर्ट को इन्होंने बैन कर दिया है 13 मई 2022 से। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये बैन बाद में खुल भी सकते हैं, डिपेंड करता है, पर एज ऑन डेट जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं उस दिन ये 13 मई 2022 से इसको बैन कर दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 10, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर NBFC टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। देखिए, आपको पता है जिन NBFC की नेट ओन फंड 25 लाख एंड एबव है, 25 लाख एंड एबव जिनकी नेट ओन फंड है, और जिनकी रेटिंग एजेंसी से मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जो भी रेटिंग एजेंसियां इन्वेस्टमेंट ग्रेड देती हैं उनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, तो ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। ठीक है, अब देखो आरबीआई ने क्या किया, अलग अलग रेटिंग एजेंसी हैं वो अपनी अलग अलग ग्रेडिंग देती हैं। अब आरबीआई ने सबके लिए कॉमन ग्रेडिंग कर दी और वो कॉमन ग्रेडिंग की है BBB-। इससे कम ग्रेडिंग होगी तो ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते NBFC। ठीक है, सभी की रेटिंग सेम कर दी है, जो पुराना ग्रेड थी, इनकी रेटिंग की ग्रेड थी वो सब रिमूव कर दी है। पहले अलग अलग रेटिंग एजेंसियां डिपेंड ऑन रेटिंग एजेंसी, अलग अलग रेटिंग एजेंसियां अलग अलग ग्रेड देती थी, कौन सी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है कौन सी नहीं है। अब इस सबको खत्म कर दिया है और आरबीआई ने बोला है इनको कि अभी एक ही कॉमन ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा और BBB- कम से कम ग्रेड होना चाहिए इनका, तभी ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो आंसर क्या आ गया आपका? BBB-। ओके, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11, The Supreme Court has recently directed for constitution of a special court with a retired judge of 5 states, retired judge in 5 states starting from September 1, 2022 for expeditious
डिस्पोजल ऑफ चेक बाउंस केसेस। देखो चेक बाउंस केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं, चेक बाउंस के जो केस हैं वो कोर्टों में पेंडिंग पड़े हैं, उनको उनमें तेजी लाने के, एक्सपीडाइट करने के लिए उनको 1 सितंबर 2022 से स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्योंकि चेक बाउंस के केस तो एनआई एक्ट में ही आएंगे ना। वुड बी सेटअप इन द स्टेट्स ऑफ, अब ये कौन कौन से स्टेट में, 5 स्टेट कौन से हैं? देखो मैंने क्वेश्चन इस तरह से लिया है कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 5 स्टेट हैं जहां पे ये स्पेशल कोर्ट बनेंगी जो चेक बाउंस से रिलेटेड केसेस को डिस्पोजल करेंगी। ठीक है, तो यहाँ ऑल आंसर आर करेक्ट। तो ये 5 स्टेट के मैंने नाम दिए हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ये 5 स्टेट में स्पेशल कोर्ट बनने जा रही हैं 1 सितंबर 2022 से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 12। RBI has recently constituted a committee for review of customer service standard। बैंकों में कस्टमर सर्विस से रिलेटेड इशू हमेशा बने रहते हैं, आप जानते हैं। इन RBI रेगुलेटेड एंटिटीज, RBI की रेगुलेटेड एंटिटी कौन सी है? बैंक और NBFC। फॉर एग्जामिनिंग एंड रिव्यूइंग द स्टेट ऑफ कस्टमर सर्विस इन REs। चूंकि अकेली बैंक नहीं है इसलिए इनको रेगुलेटेड एंटिटी बोलते हैं। जिन जिन एंटिटीज को RBI रेगुलेट करता है, जैसे बैंक, NBFC, तो उनके लिए RE वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ ये देखना चाहते हैं कि कस्टमर सर्विस का स्टेटस क्या है, क्या स्टेट है कस्टमर सर्विस की। रिव्यूइंग द स्टेट ऑफ कस्टमर सर्विस इन रेगुलेटेड एंटिटीज एंड एडिक्वेसी ऑफ कस्टमर सर्विस रेगुलेशंस। यहाँ पे कस्टमर सर्विस से रिलेटेड एडिक्वेट रेगुलेशंस होनी चाहिए एंड सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव कस्टमर सर्विस। पर्पस तो यही है कि कस्टमर सर्विस को इंप्रूव किया जाए। हालांकि ये सालों से यही कार्यक्रम चला आ रहा है। आप जानते हैं कि RBI किसी न किसी रिटायर्ड अपने गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर को इन कामों में लगा देती है और वो फिर बैंकों को कस्टमर सर्विस पे सजेशंस देते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, आप जानते हैं। दिस कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप। इसके चेयरमैन कौन है? जाहिर है RBI के कोई डिप्टी गवर्नर होंगे। RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर हैं BP कानूनगो साहब। इनको इसका हेड बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। अब ये बैंकों आपकी हमारी सबकी ऐसी तैसी करते रहेंगे, कस्टमर सर्विस पे हमें बहुत सारा ज्ञान देते रहेंगे कि ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, और आपको और हमको सबको कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हालांकि आप और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी कस्टमर सर्विस हमेशा दी जाए, परंतु फिर भी RBI को लगता है कि नहीं, बैंकों में कस्टमर सर्विस, खासतौर पर पब्लिक सेक्टर बैंकों में कस्टमर सर्विस उतनी बढ़िया नहीं है। तो उसके लिए कमेटी बनाई हुई है और इस कमेटी का हेड बनाया है BP कानूनगो साहब को। ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अनिल कुमार शर्मा, AK गोयल, अमिता सहगल, जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं, ये सारे मेंबर हैं इस कमेटी के। ये जो कमेटी बनाई है इसके चेयरमैन तो कानूनगो साहब है और ये तीनों चारों इसके मेंबर हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें और एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक नोट सर्वे ऑन कंज्यूमर्स फाइंडिंग रिवील्स दैट एमंग बैंक नोट this note was the most preferred note while this denomination note was the least preferred denomination. Among coins denomination of 5 was the most preferred whereas ₹1 was the least preferred. अब देखो आंसर पे आ जाते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। RBI ने एक सर्वे कराया कि जो बैंक नोट चल रहे हैं मार्केट में, जो भी 10 रुपए से लेके और 2000 तक के जो बैंक नोट चल रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रीफर्ड बैंक नोट कौन सा है। तो पता चला कि इसमें 100 रुपए का जो नोट है वो सबसे मोस्ट प्रीफर्ड नोट है और लीस्ट प्रीफर्ड कौन सा है, जिसको कस्टमर लेना पसंद नहीं करता, वो है 2000 का नोट। अब 2000 का नोट आपको पता है बीच बीच में अफवाहें चलती रहती हैं कि नोट बंद हो गया है, बंद होने वाला है। तो आप देखेंगे ATMs में भी 2000 के नोट बहुत कम मिलते हैं, ज्यादातर 500 का मैक्सिमम नोट मिलेगा आपको। कुछ कुछ ATM में 2000 के नोट निकलते हैं। तो 2000 के नोट उन्हीं को जरूरत है जिनको होर्डिंग करना है नोटों का, जिनके पास ब्लैक मनी है और जिनको छोटा करके मनी, मतलब उनको साइज छोटा हो जाए नोट का, तो 2000 के नोट से वो ज्यादा पैसा रख सकते हैं ना घर में, तो उन्हीं को चाहिए। बाकी जो जनरल कस्टमर है वो प्रीफर नहीं करता। ये RBI के सर्वे में सामने आया है। तो 100 रुपए का नोट मोस्ट प्रीफर्ड है और 2000 रुपए का जो नोट है वो लीस्ट प्रीफर्ड है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। अब बात आती है कॉइन्स की। इसमें क्वेश्चन नहीं बनाया है मैंने अलग से, पर मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 रुपए का कॉइन जो है मोस्ट प्रीफर्ड कॉइन में है और 1 रुपए का कॉइन जो है लीस्ट प्रीफर्ड कॉइन में। 1 रुपए का कॉइन तो आप जानते हैं, आजकल आप भिखारी को भी अगर 1 रुपए का कॉइन देंगे तो वो मुंह फेर लेगा आपसे, उसको भी 10 रुपया चाहिए। तो 1 रुपए के कॉइन की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, 5 रुपए के कॉइन की वैल्यू है, ये मोस्ट प्रीफर्ड कॉइन में आया है। तो 5 रुपए का कॉइन और 100 रुपीज का नोट जो है मोस्ट प्रीफर्ड नोट और मोस्ट प्रीफर्ड कॉइन में आया है।
जो आरबीआई ने बैंक नोट सर्वे कराया है उसमें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ओके, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म कॉल्ड for the delivery of multiple initiatives administered by the several ministries and departments, starting with enrollment for credit linked government initiatives। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम चलती हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री ने स्कीमें निकाल रखी हैं। एमएसई के लिए अलग है, दूसरे एजुकेशन लोन के लिए अलग है। तो ये सारी स्कीमों के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। देखो इसका नाम यहाँ दिया हुआ आपको, जन समर्थ प्लेटफॉर्म। अब क्या करेगा कस्टमर, इस जन समर्थ प्लेटफॉर्म पर जाएगा, अपनी एप्लीकेशन डालेगा। जैसे पहले हमारा जो लक्ष्मी पोर्टल था इसका एजुकेशन लोन के लिए, ठीक है, वैसा ही इन्होंने सारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी हुई है उनके लिए बना दिया। फिलहाल इसमें 13 स्कीम दी हुई है, 4 लोन कैटेगरी बनाई हुई है और 125 से ज्यादा लेंडर इस पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे डाली और बैंक सेलेक्ट किया, ये एप्लीकेशन बैंक को आ जाएगी। अब आपको डिसीजन लेना है कि इसको लोन देना है या नहीं देना। नहीं देना तो ज्यादातर आपके हाथ में होता नहीं है, ज्यादातर केसेस में आपको देना ही होता है, नहीं तो कस्टमर कंप्लेंट भी बहुत फास्ट कर देता है। तो चलिए वो तो एक अलग बात है, पर ये जो पोर्टल का नाम है वो है जन समर्थ पोर्टल। अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो इसको आप ध्यान रखें। खास तौर पे एमएसई के लिए, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए जन समर्थ पोर्टल काफी पॉपुलर है। दूसरी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उनके लिए भी ये जन समर्थ पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। फिलहाल इस पे 13 स्कीम्स दिख रही हैं जो अभी फिलहाल जो वेबसाइट पे दिखा रहे हैं वो है 13 स्कीमें। 4 लोन कैटेगरी बनाई हुई है अलग अलग और 125 से ज्यादा लेंडर इस पे अवेलेबल है। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, 15 क्वेश्चन। द एनुअल प्रीमियम अंडर पीएमजेजेवाई एंड पीएमएसबीवाई हैज बीन रिवाइज्ड टू। गवर्नमेंट ने शुरू तो किया 330 रुपए से और 12 रुपए से अब धीरे से इसको बढ़ा दिया है। आपके हमारे कस्टमर के सबके अकाउंट में ये डेबिट हो रहे हैं। एलआईसी का वायदा, मरने के बाद फायदा, ठीक है ना। तो अभी इसको कितना कर दिया है बढ़ा के, आपको सबको पता होगा, 436 रुपए, 436 फॉर पीएमजेजेवाई एंड 20 रुपीज फॉर पीएमएसबीवाई। ये तो सिंपल बात हो गई। 330 रुपए से सीधा 50% बढ़ा दिया, 436 कर दिया, और 12 रुपए का भी 50% बढ़ा दिया, 50 से भी ज्यादा बढ़ा दिया, इसको कर दिया 20 रुपए। ठीक है, ये एक्सीडेंटल और ये लाइफ इंश्योरेंस है एक तरह का। परंतु क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रो राटा का। ठीक है, तो ये 436 जो है, जून जुलाई अगस्त में किसी ने अकाउंट ओपन किया तो उसको 436 देना है। सितंबर अक्टूबर नवंबर में अगर उसने ओपन किया तो प्रो राटा बेसिस पे उसको 342 रुपए, 342 उसका डिडक्ट होगा। दिसंबर जनवरी फरवरी में अगर उसने ओपन किया है तो 228 उसका डिडक्ट होगा, और मार्च अप्रैल मई में किया है तो उसका 114 डिडक्ट होगा उसके अकाउंट से। नेक्स्ट ईयर फुल अमाउंट 436 जो भी आ रहा है वो डिडक्ट होगा। तो ये प्रो राटा बेसिस है, इसको भी आपको याद रखना है। यूजुअली क्वेश्चन प्रो राटा का ही पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Which state owned bank has emerged as the top performer among public sector lenders in terms of loan and deposit growth in percentage terms during 21-22? मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मित्रों को जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों में जबरदस्त ग्रोथ दी है। एडवांसेस में इन्होंने ग्रोथ दी है करीब 26% की, 26% की, जो हाईएस्ट है। इसके बाद में नंबर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिनकी ग्रोथ है 10.27% की। यहां दे रखा होगा शायद, नहीं इसमें नहीं दिया हुआ है। और इसके बाद आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, जिनकी ग्रोथ है करीब 9.66%। ये बात कर रहा हूं मैं एडवांसेस की। डिपॉजिट का जहां तक सवाल है, डिपॉजिट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ग्रोथ है 16.26%। ये बैंक जो काफी मुश्किल में था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो एम्प्लॉइज की बदौलत, उनके एग्जीक्यूटिव्स की बदौलत, और पूरा जब सब मिलके काम करते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हम देख सकते हैं 26% की ग्रोथ दी है इन्होंने एडवांसेस में, और 16.26% की ग्रोथ दी है इन्होंने डिपॉजिट एनहेंस करने में, और ये हाईएस्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक में। ठीक है, तो विच स्टेट ओन्ड बैंक हैज इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग अमंग पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म ड्यूरिंग 21-22? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हमारे जितने भी मित्र हैं उनको कुडोज एंड बधाइयां बहुत सारी, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए। ओके, चलिए 17 क्वेश्चन ले रहा हूं। Which insurer has recently launched India's first dental health insurance plan? ये डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस जो प्लान है वो पीएनबी मेट लाइफ ने लॉन्च किया है।
एचडीएफसी स्टैंडर्ड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ, एसबीआई लाइफ, ये तीनों नहीं है। पीएनबी मेट लाइफ ने इंडिया का फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ले रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक बिकेम द फर्स्ट टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर। अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में हम पिछले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए बैंक कौन सा, एसबीआई नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं है, बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट बैंक है जिसने अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम को लागू कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, कस्टमर अपना डाटा डिजिटली शेयर कर सकते हैं, तो इनको एनेबल कर दिया है कस्टमर्स को अपना डाटा डिजिटली शेयर करने के लिए, किसको, एग्रीगेटर को। और ये होगा आपका रियल टाइम बेसिस पे। ये कैसे होगा, रियल टाइम बेसिस पर। तो कस्टमर्स जो है अपना डेटा डिजिटली शेयर कर सकते हैं, उनको एनेबल कर दिया है इसके लिए, और ये होगा आपका रियल टाइम बेसिस पे। तो फर्स्ट बैंक है जो जिसने लाइव कर दिया है अपने आप को अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के लिए। तो ये बैंक है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इन पार्टनरशिप विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई विच बैंक एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड एचपीसीएल हैव लॉन्च्ड एचपीसीएल को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड। ये कारनामा किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनपीसीआई के साथ मिलकर, एनपीसीआई की पार्टनरशिप से बैंक ऑफ बड़ौदा और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने मिलकर एक को ब्रांडेड कॉन्टेक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कौन से बैंक ने ये लॉन्च किया है, तो ये बैंक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए इस सीरीज का। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड ए रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। देखो बैंकें कितना आगे चली गई हैं, आप समझिए। रोबोटिक्स के थ्रू एडवाइजरी कर रहे हैं, किसके लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है तो रोबोट से बात करिए, वो आपको एडवाइस देगा कि आपको कहाँ पैसा डालना है, कैसे पैसा डालना है। अब देखो इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। ग्रो बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। पेटीएम मनी भी अच्छा काम कर रही है इस सेक्शन में। जीरोधा तो बेस्ट है ही है, परंतु ये कारनामा किया है एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने एचडीएफसी मनी के नाम से रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज हैज लॉन्च्ड एचडीएफसी मनी, a robo advisory investment platform that will offer mutual fund scheme and other financial product without the need of डीमैट अकाउंट। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, और ये रोबो एडवाइजरी सर्विस है। यहाँ से एडवाइस लेके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन थे हमारे मई 2022 की गाइडलाइंस पे बेस्ड। बाकी के क्वेश्चंस हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमने पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें देने की कोशिश की, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।